नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के इस बेहतरीन सेशन में। साथियों, डेट है आज की 16 जुलाई और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है जीएस मंच के नाम से है। आप टेलीग्राम ओपन करेंगे तो वहाँ पर जीएस मंच सर्च करना है और वहाँ पर सारी पीडीएफ, बहुत सारी क्विज़ेज़ और कई चीज़ें वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वहीं पर मिलेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट देने में विश्वास करते हैं। ठीक है साथियों, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो सभी तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा अपना करंट अफेयर वो शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है साथियों वो है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जो अभी जारी की गई है साथियों, इस रैंकिंग का 7वां संस्करण जारी किया गया है। इसके अनुसार आपको बताना है कि भारत में उच्च शिक्षा के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संस्थान कौन सा है। तो साथियों एनआईआरएफ, जैसा कि ये भारत के एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय है साथियों, ये उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है और इसमें ये अनुमान लगाया जाता है, इसमें अलग अलग रैंकिंग दी जाती है अलग अलग संस्थानों को 5 कैटेगरीज में, और उसमें बताया जाता है कि कौन सा संस्थान सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो इस बार का जो 7वां संस्करण में सबसे अच्छा संस्थान है उच्च शिक्षा के लिए वो है साथियों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं और जैसा कि मैंने बात करी थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इसको जारी किया गया है, राष्ट्रीय संस्था गत रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ। देखो इसको ना 5 श्रेणियों में जारी किया जाता है साथियों। कौन कौन सी 5 श्रेणी है? एक तो समग्र श्रेणी, फार्मेसी कॉलेज यानी कि जो मेडिकल कॉलेज हैं वो, शीर्ष मेडिकल कॉलेज, शीर्ष प्रबंधन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर इसकी अलग अलग कैटेगरीज की बात करें तो देखिए ये जो समग्र श्रेणी में सबसे, आप बस इस चीज़ को याद रख लेना आप, बाकी तो मैंने तीन सभी कॉलेजेस के नाम दे दिए हैं सभी रैंकिंग के। जो पहली श्रेणी है समग्र श्रेणी, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 5 संस्थानों के नाम मैंने दे दिए यहाँ पर: आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर। ये टॉप 5 कॉलेज हैं समग्र श्रेणी में। ओवरऑल टॉप 5 कॉलेज ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें साथियों तो देखिए मेडिकल कॉलेज में जामिया हमदर्द पहले नंबर पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन रिसर्च हैदराबाद दूसरे नंबर पर, पंजाब विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पर। शीर्ष मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स दिल्ली और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च दूसरे नंबर पर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तीसरे नंबर पर। अगर हम शीर्ष ये जो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात करें साथियों तो पहले नंबर पर मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद, दूसरे नंबर पर आईआईएम बेंगलोर और तीसरे नंबर पर आईआईएम कलकत्ता। ठीक है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले नंबर पर आईआईटी मद्रास, दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली और तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे। तो साथियों ये थी एनआईआरएफ की रैंकिंग, 7वीं रैंकिंग, और हमने सारे जितने भी इंस्टीट्यूट से अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड करके आपके सामने रख दिए हैं। अब चलते हैं हम आगे। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है साथियों वो है आज का कि साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है, जल्दी से बताइए साथियों। देखिए बिम्स्टेक, जैसा कि ये इसके बारे में हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म है साथियों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें जो पहले 4 देश हुआ करते थे साथियों और अभी इसमें 6 देश हैं। और जो बे बंगाल है ना, जो बंगाल की खाड़ी से लगते हुए बाकी के, इनको देखेंगे हम। पहले आप ये जान लीजिए कहाँ पर इसकी बैठक हो रही है। तो दोस्तों इसकी जो बैठक है वो नई दिल्ली में हो रही है, बिम्स्टेक की कार्यकारी समूह की बैठक। यहाँ पर आप ये मैप देख लीजिए पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो देखो ये है बंगाल की खाड़ी, और इस बंगाल की खाड़ी से लगते हुए जितने भी देश हैं इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी देश, चूँकि नेपाल और भूटान इनसे ये किसी समुद्र से नहीं लगते हैं और भारत पर डिपेंड करते हैं समुद्री सीमा के लिए, तो इसीलिए इनको भी शामिल कर लिया गया था साथियों इसमें। क्लियर? अगर हम और कुछ इसके बारे में बात करें तो देखिए इसमें होगा क्या कि नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग यानी साइबर से संबंधित, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं उनको चुनौतियों से निपटने के लिए बैठक आयोजित की जा रही थी। और इसमें इस बात पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि साइबर सुरक्षा से कैसे निपटा जा सके। क्लियर? और इसमें जो है साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए इसमें एक कार्य योजना तैयार करने की बात की, क्योंकि बैंकॉक में जो बिम्स्टेक का सम्मेलन आयोजित हुआ था साथियों 2019 में, उसमें ये इस बात पर सहमति हुई थी। अगर बात करें बिम्स्टेक की तो बिम्स्टेक के हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीक
और आर्थिक सहयोग पहल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिम्स्टेक। इसकी स्थापना साथियों 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत होती है, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। कौन सी घोषणा के तहत? बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 में इसमें केवल 4 देश थे और उस समय इसको BISTEC कहा जाता था। 4 देश कौन कौन से थे? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। क्लियर हुआ? चूँकि नेपाल और भूटान भारत पर निर्भर करते हैं, जैसा कि मैंने बात आपको अभी कहा था अपने ये समुद्री सीमा के लिए, तो इनसे क्योंकि समुद्री सीमा तो लगती नहीं है, तो इन्होंने कहा कि भैया हमको भी शामिल कर लो, तो बाद में इनको भी शामिल कर लिया गया था। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। अभी कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये सभी इसके 7 देश हैं। और जो एक हाल ही में जो करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन ये है कि जो 5वीं बैठक का आयोजन हो रहा अभी वो श्रीलंका में 2018 से इसकी जो प्रेसिडेंशियल है वो प्रेसिडेंट से वो किसके पास है साथियों? वो है श्रीलंका के पास। नेक्स्ट है कि जो तीसरा सवाल है वो है साथियों कि निम्न में से किस भारतीय कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? पहले तो आप ये समझ लीजिए लिथियम आयन सेल होता क्या है। देखिए, जो बैटरी होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए जो बैटरीज होती हैं उनमें लिथियम आयन एक महत्वपूर्ण बैटरी है। तो अभी जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित जो भारतीय कंपनी है वो है ओला इलेक्ट्रिक ने ये लिथियम आयन से बैटरी बनाई है और उसका अनावरण किया है। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब देखो, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ये ओला कंपनी के द्वारा ये बैटरी बनाई गई है और ओला जो कंपनी है इन्होंने पहली स्वदेशी रूप से विकसित किया है लिथियम आयन सेल को, बैटरी को। लिथियम आयन बैटरी के बारे में इसके लाभों की बात करें साथियों, तो देखिए ये जो बैटरी होती है वो वजन में हल्की होती है अन्य बैटरियों की तुलना में। ये बैकअप अच्छा दे देती है और इसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है अन्य बैटरियों की तुलना में। और इसमें जो हीटिंग जो होती है वो हीट बहुत कम होती है ये, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लिथियम आयन बैटरी किसके लिए? ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसके अलावा कुछ और हम इसके लाभों की बात करें तो ये काफ़ी समय तक भी चलती है क्योंकि इसकी बैकअप अच्छा दे देती है और बैटरी जो चार्ज है वो जल्दी हो जाती है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें साथियों तो इसके स्थापना 2017 में होती है, भावेश अग्रवाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये टेबल में कुछ जो हमारी टॉप 5 इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर बनाने वाली कंपनी वो यहाँ पर आपको नाम दे दिया गया है कि पहले नंबर पर हीरो इलेक्ट्रिक, दूसरे नंबर पर ओकिनावा ऑटोटेक और तीसरे नंबर पर एथर एनर्जी, चौथे नंबर पर एम्पेयर व्हीकल और 5वें नंबर पर प्योर ईवी। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे टॉप कौन सी है तो हीरो इलेक्ट्रिक सबसे टॉप पर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि आधार कार्ड धारकों हेतु आइरिस और फिंगर प्रिंटिंग प्रमाणीकरण के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किस लिए लॉन्च किया साथियों? UIDAI ने ये ऐप साथियों ये आइरिस, देखो जब हम कोई नया अपना कोई प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो आधार कार्ड से वो लिंक होता है और हमारी आइरिस और फिंगरप्रिंट को उसमें क्या स्कैन किया जाता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है? या तो CIC से, या तो हमको CSC सेंटर पर जाना पड़ता है नामांकन के लिए या कहीं इस स्कैनिंग के लिए। लेकिन अब होगा क्या, इसके आधार पर साथियों आप घर बैठे ये स्कैनिंग कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की, कहीं किसी भी नामांकन के लिए किसी भी सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने, और ये UIDAI कौन है? जो आधार के लिए जिम्मेदार है, जो एजेंसी, जो प्राधिकरण, इसने ये एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है आधार फेस RD ऐप। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर है इसका A। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट के बारे में कुछ और जानकारी हम हासिल करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार फेस RD नामक एक नए मोबाइल ऐप के माध्यम से एक चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा ये शुरू की है और इसके माध्यम से अब नामांकन केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, घर बैठे। अगर UIDAI की बात करें साथियों हम, तो इसकी जो स्थापना 28 जनवरी 2009 को होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके जो CEO हैं वो अभी फिलहाल सौरभ गर्ग हैं। ये यहाँ पर हमने इसकी बात करी। अब नेक्स्ट जो आज का सवाल है वो है कि भारत का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बेशक से आप लोग इसके लिए स्टार बना लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा। देखिए सबसे पहले ये जानिए ई वेस्ट होता क्या है।
ई वेस्ट जो हम घर में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो यूज करते हैं जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी हैं, तो ये सब चीज़ें ई वेस्ट जब ये ख़राब हो जाती हैं तो हम इनको एज ए वेस्ट फेंक देते हैं, लेकिन इसी को ई वेस्ट बोलते हैं। लेकिन इससे बहुत सारी गैसेस निकलती रहती हैं, जहरीली गैसेस निकलती रहती हैं, क्योंकि इनमें हम बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे मेटल्स का हम इनमें प्रयोग करते हैं, तो इसी को ई वेस्ट बोला जाता है। और इसी को इको फ्रेंडली, इसको डिस्पोज करने के लिए जो पहला पार्क, इको पार्क बनाया जाएगा साथियों, वो नई दिल्ली में बनेगा। सॉरी, दिल्ली के होलंबी खला में ये बनाया जाएगा, और इसकी जो घोषणा अभी हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की है। ठीक है, और इसको परियोजना को पूर्ण करने के 11 सदस्यीय कार्यान्वयन एजेंसी का गठन किया जाएगा। इसका नाम होगा दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका गठन किया जाएगा ताकि इस परियोजना को पूरा किया जा सके। ठीक है साथियों, अगर दिल्ली की बात करें साथियों तो मुख्यमंत्री यहाँ की अरविंद केजरीवाल हैं, और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ की शिक्षा मंत्री। ये आप यहाँ का मैप देख सकते हैं दिल्ली का, ये कुछ इसकी बॉर्डर लगते हैं, गाजियाबाद से, नोएडा से, फरीदाबाद से, इधर गुरुग्राम से यहाँ पर इसका बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कीम है साथियों, उन स्कीमों के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ ये स्कीम लिख दी हैं जो दिल्ली सरकार की हैं, जैसे कि रोजगार मेला योजना, झुग्गी झोंपड़ी आवास योजना, मुफ्त बिजली योजना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, डीडीए हाउसिंग स्कीम, भूलेख ऑनलाइन जमाबंदी खतौनी नकल, दिल्ली ड्राइवर कोरोना हेल्प योजना, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, राशन कार्ड योजना और श्रमिक भत्ता योजना। ये साथियों वो स्कीम है जो हाल फिलहाल में न्यूज में रही थी, और कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी स्कीम दिल्ली सरकार की है। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस ये हाल ही में मनाया गया है, तो कब मनाया जाता है आपसे पूछा जाता है। साथियों ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, और ये अब की बार जो 2022 में 12वां संस्करण है। इस अवसर पर चूँकि एम्स ने इसमें भागीदारी ली थी, तो एम्स ने कहा है कि जो एम्स दिल्ली का जो बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग है, उसने एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के इन्होंने कहा है कि हम APSI सुश्रुत फिल्म महोत्सव की मेज़बानी करेंगे। कौन करेगा? एम्स दिल्ली। याद रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। अभी जो चर्चा में रही थे कुछ प्रमुख दिवस, उनकी बात कर लेते। ये कहीं ना कहीं आपको ये सवाल दिख जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं ये, और हर बार पूछा ही जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और विश्व महिला दिवस। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। 24 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और बिहार दिवस भी 22 मार्च को पड़ता है। 24 मार्च को विश्व TB रोग दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, और 26 अप्रैल को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई पूछा भी जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि पहली बार इसको घोषित किया गया, घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि सातवां जो सवाल हमारा वो है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर्स यानी कि KYC नॉर्म्स से संबंधित कुछ प्रावधानों को पालन न करने पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आपसे पूछा है कि RBI ने किस पर, ओला फाइनेंस सर्विसेज जो प्राइवेट लिमिटेड है, इस पर जुर्माना लगाया है, किस लिए कि KYC जैसे नॉर्म्स का प्रयोग, इसके प्रावधानों का पालन न करने के लिए कितने रुपये का लगाया है। तो साथियों ये लगाया, सही आंसर है इसका 1.76 करोड़ रुपये का। क्यों लगाया है? और देखो ये RBI के पास में शक्ति कहाँ से आती है कि जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम है 2007 का, इसकी धारा 30 के तहत ये शक्ति RBI को प्राप्त है कि अगर कोई भी बैंक इसके द्वारा दिए गए प्रावधानों का पालन न करती है तो वो इस पर जुर्माना लगा सकती है। अगर हम RBI की बात करें साथियों, तो RBI भारत का एक केंद्रीय बैंक है, और इसकी जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है RBI एक्ट 1934 के तहत। और हिल्टन यंग आयोग का नाम याद रखिएगा, किसकी सिफारिश पर होता है? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका शुरुआत में मुख्यालय जब इसका स्थापना की गई थी उस समय कलकत्ता में मुख्यालय था, लेकिन वर्तमान में 1937 में इसका स्थापना से 1937 से इसका जो मुख्यालय है वो बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। पहले गवर्नर इसके ओसबोर्न स्मिथ, जबकि वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है वो है कि भारतीय शोधकर्ताओं ने किस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए नई विधि की विकसित की है। जल्दी से आंसर करिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर है SARS-CoV-2। जो कोरोना वायरस है ना साथियों, उस कोरोना वायरस को
निष्क्रिय करने के लिए एक नई विधि विकसित की है। निष्क्रिय का मतलब ये है, अगर मान लो ये इंसान की कोशिका में अगर प्रवेश कर जाता है तो इसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा, मतलब अपने आप को ये आगे म्यूटेट नहीं कर सकता और व्यक्ति को बीमार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है हाल ही में कि जो IISc बेंगलुरु है और CSIR माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान, इन्होंने मिलकर के इनके वैज्ञानिकों ने इस कोव-2 यानी कि SARS-CoV-2 वायरस को निष्क्रिय करने का एक नई विधि बनाई है। अब मैंने यहाँ पर कुछ वो प्रमुख रोगों के नाम यहाँ पर दे दिए हैं साथियों जो वायरस से होते हैं, और कहीं ना कहीं सवाल यहाँ से बनते हैं, पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में सवाल कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है। तो याद रखिएगा वायरस से होने वाले प्रमुख रोग ये हैं रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और गलसोद। साथियों ये कुछ ऐसे रोग हैं जो वायरस से होते हैं, यानी कि किससे होते हैं, वायरस से, विषाणु जिसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है कि नेस्कॉम ने महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए एक डिजीवाणी कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो साथियों जो नेस्कॉम है वो डिजीवाणी कॉल सेंटर स्थापित करेगा। ठीक है, किसके साथ मिलकर के, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर के। तो इसने गूगल और नेस्कॉम दोनों ने ये कॉल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है साथियों गूगल। डिजीवाणी का मतलब क्या है, देखिए जिस तरह से आपके फ़ोन कॉल सेंटर होते हैं ना, आप फ़ोन करके आपके कॉलिंग से संबंधित कोई भी सर्विस से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। उसी तरह से जो महिला किसान उद्यमी हैं उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उनको कोई भी सहायता, कोई भी परेशानी आ रही है तो वो यहाँ पर कॉल करके सारी समस्याओं का निदान यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। डिजीवाणी कॉल सेंटर की बात करें साथियों तो ये 6 राज्यों में ये परियोजना चलाई जा रही है अभी पायलट आधार पर। पायलट आधार पर मतलब ये है कि इसको देखा जा रहा है कि क्या ये सक्सेस होगी या नहीं होगी। अगर सक्सेस होगी तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये 6 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर लगभग 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमों को इस पर कवर किया जा रहा है। क्लियर हुआ। गूगल के बारे में बात करें तो इसके जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इनको हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। एक सवाल का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में करिए कि एक तो ये CEO गूगल के सुंदर पिचाई और दूसरे कौन सी कंपनी के CEO और उनका क्या नाम है जिनको पद्म भूषण दिया गया है। इस बार देखो 2 कंपनियों के भारतीय CEO को पद्म भूषण से नवाजा गया था। एक तो सुंदर पिचाई और दूसरे कौन है आपको बताना है। जो नेक्स्ट कंपनी के CEO हैं वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई। चेन्नई में साथियों अभी पहला 3D प्रिंटेड निजी रॉकेट इंजन कारखाना का उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है साथियों, ये किया स्पेस टेक स्टार्टअप के द्वारा, जो कि अग्निकुल कॉस्मोस का एक स्टार्टअप है। इस अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए उद्घाटन किया। भारत की पहली फैक्ट्री होगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसका अनावरण किया गया टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर ने और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब नीचे मैंने कुछ ऐसी कंपनियों के नाम दिए हैं जो कि महारत्न कंपनी है। सवाल बन जाता है यहाँ से, अक्सर सवाल पूछते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी है या नहीं है। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NBCC लिमिटेड और NMDC लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस PFCL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा आप लोग इनको, ये सवाल बन जाते हैं यहाँ से। अब आज का सवाल जिसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है कि 31वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर करिए और कल का रिवीजन हम कर लेते हैं फटाफट तरीके से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। तो साथियों ये की है त्रिपुरा सरकार द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कब तक 1.75 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है वर्ष 2025 तक। दुनिया की सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट जानवी डांगेती बन गई है। भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 22 पदक जीते हैं। वनडे क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज ये बन गए मोहम्मद शमी।
हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचवेरिया का निधन हो गया? ये साथियों मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति थे, मैक्सिको के, और इसका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित एचपीवी वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिली है। ये सर्वाइकल कैंसर के उपचार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रमुख एजेंसी नोमुरा ने भारत की जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? तो साथियों ये कर दिया है 4.7%। करुण वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया एसएस मुंदड़ा को नियुक्त किया गया। तो साथियों ये था आज का डिस्कशन। बेहतर तरीके से हमने कुछ स्टैटिक पोर्शन के साथ में और कुछ अन्य जानकारी के साथ में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच।